मित्रों नमस्कार, मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक सिविल कोड से संबंधित और सिविल डिस्प्यूट से संबंधित, जिसको कि भूमि संबंधी विवाद कहते हैं, उससे संबंधित मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय जो सिस्टम है, जो भारतीय जो पारिवारिक प्रणाली है, उसमें भूमि जो है वह पिता से पुत्र को, पुत्र से उसके पुत्र को ये जाती है, ये ट्रांसफर होता रहता है और भाई भाई के बीच में बंटवारा भी होता है भूमि को लेकर। बहुत ही जेन्युइन चीज है। जैसे एक 10 एकड़ का मान लीजिए एक प्लॉट है, 50 डिसमिल का या 40 डिसमिल का एक प्लॉट है और एक पिता के दो पुत्र हैं, तो 20-20 डिसमिल उन दोनों के बीच में बटेगा। इसके साथ साथ यदि जमीन और भी जगह पर है और एक भाई ये 40 डिसमिल को रखना चाहता है, दूसरी जगह पर 40 डिसमिल जमीन और है, तो वह जमीन को फैमिली सेटलमेंट डीड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और यह भाई जो है वो उसको रिलिंक्विश्ड डीड बनाकर दे दे कि मैं वह जमीन छोड़ रहा हूं, यह जमीन के बदले में यह जमीन आप रखिए और दूसरी जमीन मैं रखता हूं। यह जो डीड बनता है उसको फैमिली सेटलमेंट डीड कहते हैं। ठीक है ना, यह फैमिली सेटलमेंट डीड कहते हैं। तो और फैमिली सेटलमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, यह भी आपको मैं बतला दूं। फैमिली सेटलमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है और फैमिली सेटलमेंट डीड से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, जिसमें कहा कि फैमिली सेटलमेंट डीड यदि बोनाफाइड है, फैमिली सेटलमेंट डीड यदि जेन्युइन है, तब उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता और उस पर जजमेंट भी आया हुआ है और उसको सेटल भी किया गया है, जिसको स्थापित किया गया है कि फैमिली सेटलमेंट डीड को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें बोनाफाइड चीजों को रखा गया है, यह जेन्युइन होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इन सारी चीजों की भी चर्चा की गई है। मैं इसकी चर्चा तो मैं कर ही रहा हूं, इसके साथ ही साथ मैं इससे संबंधित जो जजमेंट है उसकी भी चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि बिना जजमेंट के सिविल के केस को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे तो मैं क्रिमिनल केसेस पर भी जब वीडियो बनाता हूं तब भी मैं जजमेंट को जरूर रेफर करता हूं, लेकिन सिविल केस में बिना जजमेंट को रेफर किए हुए आप किसी केस को समझ नहीं सकते हैं। तो इसमें जो जजमेंट है वो जजमेंट 2020 में आया। जजमेंट जो है वह 31/7/2020 को आया और ये सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच ने इस पर जजमेंट दिया। जस्टिस थे इसमें AM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, ये दो जस्टिस थे जिन्होंने इस पर अपना निर्णय दिया था और यह कहा था कि फैमिली सेटलमेंट डीड यदि जेन्युइन है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक केस था रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर एंड अदर्स के द्वारा किया गया था। ये रविंदर कौर ग्रेवाल जो थे अपलेंट थे, जो अपील करता थे, और जो मंजीत कौर एंड अदर्स वे जो थे वह रिस्पोंडेंट थे, वो डिफेंडेंट थे, विपक्ष की तरफ से वह थे। यह जो जजमेंट था वह जुलाई महीने 2020 में आया और एक बहुत इसको लैंडमार्क जजमेंट हम मान सकते हैं। इसमें जो क्या था कि जो रविंदर कौर के पिता, रविंदर कौर के जो पूर्वज थे वह सरबंस सिंह थे और उनके जो भाई थे मोहन सिंह और सोहन सिंह, वह मंजीत कौर के पूर्वज थे। वह इन दोनों भाइयों के बीच में तो विवाद तो पहले हुआ, लेकिन बाद में चलकर उस विवाद को उनके पुत्रों ने और उनके पोतों ने इस विवाद को आगे बढ़ा दिया, उनके लीगल एयर्स से उनको आगे बढ़ा दिया। यह पहले तो मैं आपको बताता हूं कि फैमिली सेटलमेंट डीड क्या है, और दूसरी बात यह है कि जो फैमिली सेटलमेंट डीड होता है और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इससे संबंधित, उसमें कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल हैं और कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल है। सबसे पहले मैंने फैमिली सेटलमेंट डीड की बात कही, तो फैमिली सेटलमेंट डीड जो होता है वह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से गाइडेड है। इसका प्रोविजन सेक्शन 5 के सब सेक्शन 8 में किया गया है। फैमिली सेटलमेंट डीड का प्रोविजन जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 8 में किया गया है। दूसरा,
फैमिली सेटलमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है या नहीं है, और अनिवार्यता की बात जो कही गई है वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के सब सेक्शन 2 में इसकी चर्चा की गई है। तीसरा, मैंने आप लोगों को कहा था कि समझौते के द्वारा एक भाई दूसरे भाई को अपना पक्ष छोड़ता है, वो जमीन छोड़ता है, उसके बदले में वो दूसरी जमीन लेता है। इसको हम रेलिंक्विशमेंट डीड के द्वारा हस्तांतरित करते हैं। रेलिंक्विश डीड का मतलब होता है कि मैंने आपके पक्ष में छोड़ा। यह भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत ही यह भी डील होता है। रेलिंक्विश का जो मामला है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 5 के तहत यह डील होता है। और इसके बाद जो है वह है आता है थ्योरी ऑफ एस्टॉपेल। जब फैमिली सेटलमेंट डीड हम बनाते हैं तब ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि यह जमीन मैंने आपको छोड़ी और यह जमीन मेरे हिस्से में आई, उसके बदले में मुझे यह जमीन मिली, या फिर यह जमीन आपको दिया गया, उसके एवज में मुझे दूसरी चीज यह चीज मिली। तो यह इसका मतलब है कि आपने जो वादा किया तो आप वादे से मुकर नहीं सकते। यह थ्योरी ऑफ एस्टॉपेल है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 115 अब यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है जिसका सेक्शन 121 है। तो और इसके अलावा यदि उसके बाद लोग चैलेंज करना चाहे यदि इसको, तो इस पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 65 जो यह कहता है कि यदि फैमिली सेटलमेंट डीड हुआ है या फिर किसी भी तरह की कोई डीड हुई है तो वह 12 साल तक उसको चैलेंज किया जा सकता है न्यायालय में। अदरवाइज एडवर्स पोजीशन के द्वारा वह जो डीड को फाइनल माना जाता है और वह पोजीशन को फाइनल माना जाता है। तो यहाँ पर यह सारे लीगल प्रोविजंस हैं जिसकी चर्चा मैं अभी यहाँ पर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले भूमि संबंधी विवाद जो है उसकी चर्चा मैं कर दूं कि भूमि संबंधी विवाद किस तरह के होते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, तुरंत ही मैंने अब यह चर्चा करी कि एक पिता के पास मान लीजिए 40 एकड़ या 80 डिसमिल या 100 डिसमिल जमीन है और वो डिफरेंट जगह पर है, और वहां पर पिता यदि बच्चों के साथ मिलकर फैमिली सेटलमेंट डीड बना देता है कि यह पोर्शन इसका होगा या वह पोर्शन उसका होगा, तो वह डीड फाइनल माना जाएगा। लेकिन यदि पिता की मृत्यु हो जाती है और भाइयों के बीच में यदि यह सेटलमेंट होता है तो वह भी फैमिली सेटलमेंट डीड के तहत होगा और वह भी फाइनल माना जाएगा। तीसरा, यदि पिता की मृत्यु हो गई है बहुत पहले, एक भाई जो है वह बालिग है और बाकी 2 भाई जो हैं या 3 भाई जो हैं वह नाबालिग हैं, और वह जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है वह तीनों के नाम से परचेज की गई है जिसमें गार्जियनशिप में बड़े भाई का नाम है। बाद में चलकर जब ये लोग सभी बालिग होते हैं तो इनके बीच में फैमिली सेटलमेंट डीड बनता है जिसमें जमीन का बंटवारा होता है। इसको भी फाइनल माना जाता है फैमिली सेटलमेंट डीड के तहत, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 5 सब सेक्शन 8 के तहत है। मतलब फैमिली सेटलमेंट डीड पर डिस्प्यूट नहीं खड़ा किया जा सकता। फैमिली सेटलमेंट डीड यदि बोनाफाइड है तो उस पर प्रॉब्लम नहीं खड़ा किया जा सकता, विवाद नहीं खड़ा किया जा सकता। अब दूसरी बात यह है कि क्या फैमिली सेटलमेंट डीड जो बनाया गया उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है क्या? ऐसे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई भी प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 रुपए से ऊपर है उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। लेकिन इसके और भी क्लॉज में सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अन्य क्लॉज जो हैं उसमें कुछ जमीन को इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब छूट दी गई है, जिसमें कि फैमिली सेटलमेंट डीड के तहत यदि डीड बनता है तब उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, और यह सुप्रीम कोर्ट भी इसको मानता है। और इसके बाद कि फैमिली सेटलमेंट डीड हो गया, रजिस्ट्रेशन मैंने कहा अनिवार्य नहीं है, बाद में चलकर भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो गया,
20 साल के बाद डिस्प्यूट हो गया, तब उन लोगों ने केस कर दिया, तो वह केस जो है वह मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 65 के तहत वह 12 साल की सीमा क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा यदि रेलिंक्विश्ड डीड बना दिया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत यदि रेलिंक्विश्ड डीड बना दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में भी वो रेलिंक्विश्ड डीड वैलिड होता है फैमिली सेटलमेंट के मामले में। तो यह तो है लीगल पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पर क्या है, इसकी चर्चा मैंने अभी आप लोगों से तुरंत करी कि रविंदर कौर वर्सेस मंजीत कौर का जो केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, यह केस क्या था। 1970 में हरबंस सिंह जो अपलेट के पिता थे वह बालिग थे और उनके दो भाई मोहन सिंह और सोहन सिंह जो नाबालिग थे। वह प्रॉपर्टी खरीदी मोहन सिंह ने, वो ज्वाइंट पैसे से जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसका जो अकाउंट है उससे उन्होंने वो प्रॉपर्टी परचेज की। बाद में जब भाई लोग बड़े हुए, बालिग हुए, तो इस फैमिली सेटलमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि इतनी जमीन जो है वह हरबंस सिंह को मिलेगी और बाकी जो जमीन हरबंस सिंह ने अपने पैसे से खरीदी थी, अपने बेटे के नाम से खरीदी थी, उसे उसने सोहन सिंह को दे दिया। और उसने जो और एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसको मोहन सिंह को उसने दिया था, और वह प्रॉपर्टी उसे और उसकी पत्नी के नाम से उसको लिख दिया गया और यह फैमिली सेटलमेंट डीड के तहत हुआ। और हरबंस सिंह ने जो प्रॉपर्टी बेटे के नाम से खरीदी थी, पत्नी के नाम से खरीदी थी, उसे उसने भाइयों को दे दिया, रेलिंक्विश्ड डीड बनाकर दे दिया। और भाइयों ने वह रेलिंक्विश्ड डीड बनाया जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी ज्वाइंट पैसे से, वह प्रॉपर्टी हरबंस सिंह की आई। हरबंस सिंह ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वह प्रॉपर्टी भाइयों के बीच में चली गई। यह सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट डीड इस पर बन गया और इस पर सारा कुछ अपना समझौता हो गया। बाद में चलकर क्या हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, हरबंस सिंह ने उस जमीन पर अपने पैसे से 16 दुकानें बनाई, उसकी अपनी पत्नी की समाधि वहां पर बनाई और वह सब कंपाउंड के अंदर था। बाद में उनके भाइयों ने क्लेम कर दिया कि वह प्रॉपर्टी चूंकि वह ज्वाइंट पैसे से खरीदी गई थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकाउंट से खरीदी गई थी, इसलिए उस पर हमारा राइट बनता है। और यह मामला चला गया न्यायालय में, सिविल जज के कोर्ट में केस फाइल हो गया पंजाब में। सिविल जज ने फैसला सुनाया हरबंस सिंह के पक्ष में और यह कहा कि फैमिली सेटलमेंट डीड बना हुआ है और यह रिलिंक्विश्ड डीड भी लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यह मेंटेनेबल नहीं है। और चूंकि 12 साल के बाद क्लेम किया गया है, इसीलिए एडवर्स पोजीशन के तहत भी हरबंस सिंह के पास वह चला आता है। और इसके अलावा जो उन लोगों ने खड़ा किया था इशू कि इसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, इस दृष्टिकोण से भी वह ट्रांसफर वैलिड नहीं है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि जो फैमिली सेटलमेंट डीड बनता है उसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। यह कहकर उसने जो मोहन सिंह और सोहन सिंह ने जो केस फाइल किया था उसे खारिज कर दिया। बाद में फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने इस पूरे चीजों को उलट दिया और रिस्पोंडेंट के पक्ष में, मोहन सिंह और सोहन सिंह के पक्ष में फैसला सुना दिया और लोअर कोर्ट के फैसले को उसने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट में जब अपील किया हरभजन सिंह ने, तब वहां पर भी हाई कोर्ट ने मोहन सिंह और सोहन सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। इन द मीन टाइम हरभजन सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और मोहन सिंह जो कि इसमें पार्टी थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो उनके बच्चों ने, ठीक है ना, हरभजन सिंह के बच्चे जो थे वो रविंदर कौर और जो मोहन सिंह का जो बच्चा था जो कि डिफेंडेंट में से था वो मंजीत कौर, इन लोगों को पार्टी बनाया गया सब्स्टिट्यूशन पिटीशन के द्वारा। सब्स्टिट्यूशन पिटीशन का प्रोविजन क्या है वह मैं आपको बतला दूं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु केस के दौरान हो जाती है तो उसके लीगल एयर को सब्स्टिट्यूशन पिटीशन डालकर उसको सब्स्टिट्यूट कराया जाता है, मतलब उसका नाम डाला जाता है।
ठीक है ना, उसका नाम जो है वह डाला जाता है। यह जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड में इसका प्रावधान किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो वहां पर रविंदर कौर और मंजीत कौर ने इस केस को लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत ही स्पष्ट तौर पर फैसला सुनाया कि फैमिली सेटलमेंट डीड यदि बोनाफाइड है, ठीक है, और इस केस में वह बोनाफाइड लग रहा है, तब ऐसी स्थिति में यह केस मेंटेनेबल नहीं हो सकता है। यह केस जो है डिफेंडेंट की बात मैं करूं तो मेंटेनेबल नहीं होगा, मतलब हरभजन सिंह के पक्ष में यह केस जाएगा, मतलब फैमिली सेटलमेंट डीड को कैंसिल नहीं किया जा सकता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था कि फैमिली सेटलमेंट डीड यदि बोनाफाइड है, जेन्युइन है, इक्विटेबल है, तब ऐसी स्थिति में इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। तीसरी बात उसने जो कही, जो लोअर कोर्ट ने भी कही थी कि 12 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट के तहत, 9 के क्लॉज 65 के तहत, क्योंकि 12 साल का पीरियड बीत चुका है इसलिए भी यह वैलिड नहीं माना जा सकता है। यह जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने फैसला दिया है वह फैसला उसने गलत दिया है, और इस तरह से उसने लोअर कोर्ट के जो फैसले को वो सही माना, और साथ ही साथ उसने जो अपीलेट कोर्ट का फैसला था, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का और सेकंड अपीलेट कोर्ट का जो हाई कोर्ट का फैसला था, उसको उसने सेट असाइड कर दिया, रद्द कर दिया। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि फैमिली सेटलमेंट डीड यदि बनाया गया है और वो आपसी समझौते के द्वारा बनाया गया है, कोई फ्रॉड उसमें नहीं किया गया है, बोनाफाइड है, जेन्युइन है, इक्विटेबल है, मतलब बराबर बराबर का बंटवारा है, तब ऐसी स्थिति में उस फैमिली सेटलमेंट डीड वैलिड है, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है और उसको सुप्रीम कोर्ट तक में कैंसिल नहीं कराया जा सकता। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो फैमिली सेटलमेंट डीड लैंड डिस्प्यूट का जो मामला है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यदि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं तो इसे जो है आप अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।